Welcome to Adhira Chemistry class. हेलो दोस्तों, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा फोकस होगा वह होगा नस्ट इक्वेशन। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको नस्ट इक्वेशन। आप जानते हैं कि अधीरा केमिस्ट्री क्लास में जो लेसन चल रहा है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यह एनसीईआरटी की यूनिट 3 है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो चीज़ होती है, मेन होती है। एक होती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल में, और केमिकल का होता है इलेक्ट्रिकल में। और यह काम जिस डिवाइस में होता है उसको सेल कहते हैं। इस आधार पर सेल को बांटा गया दो क्लास में। एक का नाम था इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक का नाम था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आज हम वीडियो पढ़ाने जा रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वह स्पेशल टॉपिक है, नस्ट इक्वेशन का है। और इस टॉपिक को हम निकालेंगे आज, इसको बाकायदा फोकस करेंगे और निकालेंगे दो स्थान पर। एक निकालेंगे कि सेल का ईएमएफ क्या होता है उसके लिए निकालेंगे, और एक निकालेंगे कोई सिंगल इलेक्ट्रोड है तो उसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा उसके लिए भी निकालेंगे। और इस इक्वेशन को बाकायदा थर्मोडायनेमिक का जो रिएक्शन आइसोथर्म का जो इक्वेशन था उससे लेके आएंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा अलग टाइप का है। इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन, और उस इक्वेशन की हेल्प से, फ्री एनर्जी के हेल्प से हम बताएंगे कोई सेल कैसे काम करता है। सेल काम करेगा तो सेल कांस्टेंट, सेल का पोटेंशियल और कंसंट्रेशन के बीच में क्या ताल्लुकात है, इस ताल्लुकात का नाम रखा गया नस्ट इक्वेशन। तो आज का हमारा जो वीडियो होगा फोकस होगा नस्ट इक्वेशन पर। यह वीडियो जो होगा वह इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस वीडियो में जो इक्वेशन आएगा, इस इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी रिवर्सफुल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यह भी जान सकते हैं किसी सेल की रिएक्शन के होने की संभावना है कि नहीं है। मतलब आज का जो वीडियो होगा वह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स के बीच में एक इंटरेक्शन का रिजल्ट होगा। तो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको आज नस्ट इक्वेशन। तो आप जानते हैं कि जब कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में अगर रिएक्शन केवल फॉरवर्ड होती है तो वह रिएक्शन कहलाती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। और रिएक्शन अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों साइड होती है तो वह कहलाती है रिवर्सिबल रिएक्शन। जो आपका सेल होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, जो गैलोनिक सेल होता है, वह रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। उसमें जितनी सारी फेनोमेनन होती है वह रिवर्सिबल रिएक्शन की सारी बातों को मानती हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी गैलोनिक सेल है, तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया था। जिंक रॉड को डाला था जिंक सल्फेट में, कॉपर रॉड को डाला था कॉपर सल्फेट में, दोनों के बीच के रिएक्शन में एक इक्विलिब्रिया पैदा किया था। तो मैं एक रिएक्शन लूँगा और उस रिएक्शन पर थर्मोडायनेमिक्स का रिएक्शन आइसोथर्म का इक्वेशन अप्लाई करके उससे निकालूंगा नस्ट का इक्वेशन। तो एक मैं इक्वेशन ले रहा हूँ, एक रिएक्शन ले रहा हूँ। मान लिया जाए आपके पास ए प्लस बी से रिएक्शन हो रही है, बन रहा है सी और डी। जो कैपिटल ए कैपिटल बी है यह रिएक्टेंट है, कैपिटल सी जो कैपिटल डी वो आपका प्रोडक्ट है। कैपिटल ए कैपिटल बी के आगे जो छोटा ए छोटा बी लिखा है वह नंबर ऑफ मोल है, और छोटा सी छोटा डी लिखा है वह नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट है। तो जो आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में, पार्शियल प्रेशर के टर्म में, एक्टिविटी के टर्म में और मोल फ्रैक्शन के टर्म में। तो अगर हम इसको जनरलाइज कर दें, सामान्य बात कर दें, तो अक्सर जो होता है हम एक्टिव मास के टर्म में लिखते हैं। तो एक्टिव मास के टर्म, अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे रिएक्शन आइसोथर्म। तो 11th का जो थर्मोडायनेमिक्स है, जो फिजिकल केमिस्ट्री है, उसमें आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, वह होगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन और एल एन के सी, या एल एन के ई क्यू आपने ऐसे लिखा होगा। डेल्टा जी है फ्री एनर्जी है, डेल्टा जी नॉट जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है, आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और एल एन जो है उसको लाग ई एल एन को एंटी लाग कहते हैं, उसका फार्मूला होता है 2.303 लाग ई कहते हैं। और के ई क्यू जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब इसके ऊपर इसकी वैल्यू को रखेंगे तो आएगा
डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नाट प्लस आर टी एल एन आएगा एक्टिव मास सी के पावर सी, एक्टिव मास डी के पावर डी, एक्टिव मास ए के पावर ए, एक्टिव मास बी के पावर बी। ये इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट। अब ये जो इक्वेशन में निकाला है, ये 11th में जो इक्विलिब्रियम है उसमें एक हेडिंग होगी लॉ ऑफ मास एक्शन। जब हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन पे इक्विलिब्रियम पे लॉ ऑफ मास अप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट को नीचे लिखते हैं। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का जो रेशियो होता है उसको केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसी जो आपका रिएक्शन है इसी को मैं अप्लाई कर दूंगा अभी बाद में किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। ठीक, जो आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया। डेल्टा जी क्या है? वह चेंज इन फ्री एनर्जी है। आप जानते हैं किसी भी रिएक्शन होने की जो शर्त होती है, फिजिबल होने की शर्त होती है कि फ्री एनर्जी की वैल्यू माइनस हो। तो अगर चेंज इन फ्री एनर्जी की वैल्यू माइनस होती है तो वह रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, उसके होने की संभावना है। अगर फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू माइनस नहीं रहती है, प्लस होती है, तो वह रिएक्शन संभव नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। आप जानते हैं फ्री एनर्जी और सेल के सेल पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। वह क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई होता है। डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी है, एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन है, या फैराडे है, ई जो है उस सेल का सेल पोटेंशियल है, मतलब अलजेब्रिक सम है एनोड और कैथोड का, आप जानते हैं पहले से। ये क्वेश्चन हो गया आपका सेकेंड। तो अगर मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ डेल्टा जी नाट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नाट। ये इक्वेशन हो गया आपका थर्ड हो गया। बस मैंने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है रूम टेम्परेचर, 1 मोल का कंसंट्रेशन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपके पास इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें मैं सेकेंड और थर्ड की वैल्यू को रख सकता हूँ। तो जहाँ डेल्टा जी है वहाँ हम लिख सकते हैं क्या, माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू, या इसको लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई नाट प्लस आर टी एल एन, क्या लिख सकते हैं, एक्टिव मास सी के पावर सी, एक्टिव मास डी के पावर डी अपान एक्टिव मास ए के पावर ए इंटू एक्टिव मास बी के पावर बी, आप लिख सकते हैं। अब जो है इस पूरे इक्वेशन से माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा एन एफ ई। देखिएगा इसको अब नोट डाउन करते जाइए। यह हो जाएगा एन एफ ई नाट, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस आर टी एल एन, और जो है वह ऐसे लिखा जाएगा एक्टिव मास सी के पावर सी, एक्टिव मास डी के पावर डी, एक्टिव मास ए के पावर ए इंटू एक्टिव मास बी के पावर बी, आप लिख सकते हैं। ठीक है, यह इक्वेशन आपका हो गया चौथा। इक्वेशन फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, और सेकेंड थर्ड की वैल्यू रखा मैंने फर्स्ट में, तो इक्वेशन मैंने जा गया, माइनस मल्टीप्लाई किया, तब ये चौथा इक्वेशन आ गया। अब जो इस पूरे चौथे इक्वेशन में एन एफ से डिवाइड कर दिया जाए, ऑन डिवाइडिंग एवं इक्वेशन फोर्थ बाई एन एफ, तो हम डिवाइड करते हैं। तो ये डिवाइड करने के बाद ऊपर लिखेंगे, आप इसको नोट डाउन करते जाइए। देखिए मैं कितना आसानी से निकाल रहा हूँ आपको नेक्स्ट इक्वेशन। बस इसको निकालने के लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स का जो रिएक्शन आइसोथर्म है वह आपको जानना होगा, और वह है 11th के थर्मोडायनेमिक्स की केमिस्ट्री में। ठीक है, तो जब इसमें हम NaF से आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा E, NaF कट जाएगा, इजकल टू E नाट माइनस आर टी अपान NaF एल एन जो दिया है,
एक्टिव मास C के पावर C, एक्टिव मास D के पावर D, एक्टिव मास A के पावर A, एक्टिव मास B के पावर B। ये इक्वेशन हो गया आपका पांचवा। इस पांचवें इक्वेशन को नोट डाउन किया जाए। यही जो पांचवा इक्वेशन है इसी का नाम है नस्ट इक्वेशन। अब मैं नस्ट इक्वेशन तो मैंने एक किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिख दिया। आप जानते हैं सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सभी गैल्वेनिक वोल्टिक सेल जो होता है उसमें जो रिडॉक्स प्रोसेस होती है सब क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। तो अब मैं इसी इक्वेशन को अप्लाई करता हूँ किसी भी जो जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। ये पांचवा इक्वेशन का आप याद कीजिए, E = E0 - RT अपान NF ln एक्टिव मास C के पावर C इंटू एक्टिव मास D के पावर D अपान एक्टिव मास A के पावर A इंटू एक्टिव मास B के पावर B। यह दोनों एक्टिविटी के टर्म में है, कंसंट्रेशन है, मोलरिटी आप जो भी ले सकते हैं। अब मैं इसी को अप्लाई करता हूँ किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। तो एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखिए लेते हैं, क्या होगा। मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और सेल की रिएक्शन आप जानते हैं क्या होती है। होती रिएक्शन, मैं पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। Zn / Zn++ जानते हैं, दो वर्टिकल लाइन साल्ट ब्रिज होगा। Cu++ / Cu, यह होगा आपका एनोड, यह होगा कैथोड। मैंने बताया वीडियो में है हमारे। अब इसी को मैं रिएक्शन में लिख देता हूँ। रिएक्शन में लिखें तो ऐसे आएगा Zn + Cu++ रिवर्सिबल क्या आएगा, Zn++ + Cu। यह पूरा रिडॉक्स है, आप जानते हैं पहले से मैंने इसको निकलवाया है। यह अब आपका रिवर्सिबल हो गया है। अब इस रिवर्सिबल पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करेंगे, जो आपका प्रोडक्ट है उसको ऊपर लिख दीजिए और रिएक्टेंट को नीचे लिख दीजिए। देखिए क्या आता है। तो आप लिख सकते हैं E = E0 - RT अपान NF। देखिए ln करेंगे तो Zn++ इंटू कॉपर, ये आपका है, अपान Zn कॉपर ++, दैट इज दिस। अब मैंने इसको अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल से, और ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यह आपका इक्वेशन हो गया 6th। आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ सॉलिड होती है तो उसकी एक्टिविटी 1 मानी जाती है, उसको 1 मानते हैं, क्योंकि सॉलिड का एक्टिव मास या नंबर ऑफ मोल या मोलरिटी नहीं होती है। तो जब इसकी वैल्यू 1 माना जाएगा तो ये इक्वेशन हो जाएगा आपका E = E0 - RT अपान NF, क्या आएगा, Zn++ अपान कॉपर ++। इक्वेशन यह हो गया आपका 7वां। दिस इक्वेशन इज द फेमस इक्वेशन, दिस इज नोन एज नस्ट इक्वेशन। ये क्या है, नस्ट इक्वेशन आपके पास है। तो E जो है सेल का सेल पोटेंशियल है, E0 जो है सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, R आपका गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, यह नंबर ऑफ आयन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लॉस और गेन है, F का आपका फैराडे है, Zn++ है एक्टिव मास ऑफ जिंक आयन, कॉपर ++ है एक्टिव मास ऑफ कॉपर आयन, यहाँ Ln है, ठीक है। तो यह आपका इक्वेशन जो 7वां है, ये इक्वेशन हो गया आपका नस्ट इक्वेशन। अब इस 7वें इक्वेशन को हम जो है अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैंने जो इक्वेशन आपको दिया है, यह इक्वेशन है किसी भी सेल के सेल पोटेंशियल के लिए, पूरे सेल के लिए मैंने
दिया है। अब इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सातवें को हम लिख दे रहे हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपान एन एफ एल एन जेड एन प्लस प्लस अपान कॉपर प्लस प्लस। यह जो इक्वेशन हुआ ये आपका हो गया नस्ट इक्वेशन, इसका नाम हो गया नस्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को मैं जो है अप्लाई कर रहा हूँ किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। अब तक मैंने लिया था किसी भी सेल के लिए, तो सेल में तो 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक का नाम एनोड होगा, एक का नाम कैथोड होगा। अब मैं इसी को अप्लाई कर रहा हूँ किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। तो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए ये नस्ट इक्वेशन देखिए कैसे आता है। तो मान लीजिए सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए मैं जिंक रॉड को लेता हूँ जिंक सल्फेट में, या किसी भी मेटल को लेता हूँ मेटल में। तो आप जानते हैं कि जो इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है, जो फैशन चला है, वह हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन के टर्म में लेते हैं। तो हमको सभी मेटल या नॉन मेटल को उसके इलेक्ट्रॉनों के गेन के टर्म में रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल है मेटल का मेटल आयन में, एग्जाम्पल मेटल का मेटल आयन में। तो हम एग्जाम्पल जो लेते हैं जिंक का लेते हैं, तो देखिए रिएक्शन लेते हैं तो आएगा Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन हो रही है तो बन रहा है Zn। ठीक है, मैंने इसको गेन के टर्म में लिखा है, डिडक्शन के गेन के टर्म में लिखा है रिएक्शन को। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे नस्ट का इक्वेशन, तो क्या आएगा, आएगा ई Zn प्लस प्लस ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू ई नॉट Zn प्लस प्लस ऑब्लिक Zn माइनस आर टी एन एफ एल एन Zn अपान Zn प्लस प्लस प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, और इलेक्ट्रॉन को लिखते तो है नहीं। तो यह आपका हो गया इक्वेशन हो गया सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। अगर मैं इसको उलट दूं तो यह हो जाएगा प्लस। देखिए क्या आता है फिर ई Zn, बस इसको समझना है, इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट Zn प्लस प्लस ऑब्लिक Zn प्लस हो जाएगा आर टी अपान एन एफ एल एन Zn प्लस प्लस अपान Zn, यह आ जाएगा। यह चूँकि Zn जो सॉलिड के रूप में है तो इसका एक्टिव मास 1 माना जाता है, इसकी एक्टिविटी 1 मानी जाती है। तो जब 1 माना जाएगा तो इस इक्वेशन में Zn क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जब इक्वेशन Zn हट जाएगा तो ये इक्वेशन देखिए कैसा लिखा जाएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट इक्वेशन मैंने आपको जो निकलवा रहा हूँ बहुत अच्छा है, तो हो जाएगा देखिए ई Zn प्लस प्लस ऑब्लिक Zn, ये बता रहा है कि गेन हो रहा है, इजिकल टू ई नॉट Zn प्लस प्लस ऑब्लिक Zn प्लस है ही है, प्लस आर टी अपान एन एफ एल एन Zn प्लस प्लस। यह इक्वेशन जो आपको दिख रहा है, यह फर्स्ट इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ। यह इक्वेशन जो है किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नस्ट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को नोट डाउन कीजिए। आप इसी आधार पे दुनिया के सभी नॉन मेटल्स या सभी मेटल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए आप नस्ट इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो मैंने तो जिंक के रूप में लिखा था, अब मैं इसी को किसी मेटल के टर्म में लिखता हूँ तो क्या होता है। तो देखिए मैं मेटल के टर्म में लिख देता हूँ तो क्या आएगा, और उसके बाद फिर मैं कांस्टेंट की वैल्यू
रख करके फार्मूला निकाल दूंगा तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा नस्ट इक्वेशन के सारे फार्मूले। मान लीजिए आपके पास कोई मेटल है तो मैं लिखता हूँ ऐसे, मेटल n प्लस, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, मेटल प्लस Ne। तब मैं इसी को जब इसको जो है गेन करना है ना, तो गेन करना है तो मैं इसमें प्लस Ne, अब ठीक है यम। अब इसको इसी को अप्लाई करेंगे उस रूप में तो ऐसे आएगा आपका, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में इसको लिखा जाए इस रूप में तो आएगा E यम n प्लस ऑब्लिक यम, जड़ियन था मैंने मेटल ले लिया, मेटल लिया तो इसके स्थान पर सिल्वर है, कॉपर, और हम दुनिया भर के सारे मेटल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इक्वल टू E नॉट यम n प्लस ऑब्लिक यम प्लस RT अपान NF Ln आ जाएगा आपका यम एक्टिव मास n प्लस, यह आपका हो गया। तब आप अब n प्लस से अच्छा है कि आप यहीं पर n प्लस लिख दीजिए। यह इक्वेशन जो दिख रहा है यह एक्चुअल में यही इक्वेशन है नस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड, नस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड। जो यह E लिखा है यह सेल्फ पोटेंशियल है नॉर्मल, यह स्टैंडर्ड, R जो है गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, N जो है नंबर ऑफ आयंस लॉस यार गेन है, यह फैराडे है, और Ln की वैल्यू होती 2.303 लॉग बेस 10। Ln को लॉग E भी कहते हैं, लॉग E की वैल्यू हो जाती है। अब एक काम और कर सकते हैं हम बच्चों की, हम जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें जितने कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू क्यों नहीं रख दिया जाए, वैल्यू रख के हल कर दिया जाए। तो आप जानते हैं पहले से ही कि R कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314, टेम्परेचर कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 298 केल्विन, क्योंकि रूम टेम्परेचर है तो 273.25 से प्लस करेंगे आ जाएगा 298 केल्विन। F की वैल्यू आ रही है, आती है 96,500, और Ln की वैल्यू होती है 2.303 लॉग बेस 10। यह इक्वेशन थर्ड है। सेकेंड इक्वेशन में निकाला नस्ट के लिए। तो अब मैं कह रहा हूँ कि अब थोड़ी और आसान कर लिया जाए। आप जानते हैं पहले से, बहुत अच्छे विद्यार्थी आप लोग हैं, कि यह R की वैल्यू यहाँ रख दिया जाए, T की वैल्यू यहाँ रख दिया जाए, F की वैल्यू यहाँ रख दिया, Ln के स्थान इसको रख दिया जाए। देखिए अब क्या आता है, क्योंकि सारी वैल्यू कांस्टेंट वेरी नहीं करती है, जब इसको रखेंगे तो नस्ट इक्वेशन और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो आपको न्यूमेरिकल को हल करने में बड़ी आसानी होगी। तो हम इसको रखते हैं, देखिए क्या आता है। तो रख के आप हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो बहुत मज़ेदार एक छोटा सा नस्ट इक्वेशन का फॉर्म आएगा, वही फॉर्म एक्चुअल कहलाएगा नस्ट इक्वेशन। देखिए क्या आता है, तो आएगा E यम n प्लस ऑब्लिक यम इज इक्वल टू E यम n प्लस ऑब्लिक यम E नॉट है, प्लस R की वैल्यू, T की वैल्यू, इसकी वैल्यू को हल करेंगे तो आप हल कर लीजिएगा, तो कैलकुलेटर से आप हल कर लेंगे तो आ जाएगा 0.0591 अपान n। F की वैल्यू रखा, R रखा, T रखा, Ln की रखा तो आ गया log 10 यम n प्लस। यह फार्मूला आएगा, और आपसे निवेदन है कि इस फार्मूले को मन में रखिए। यही एक्चुअल में नस्ट इक्वेशन है, E इजकल टू E नॉट प्लस 0.0591 अपान n log 10 यम जो है वह आयन है जो इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है। तो यह आपका नस्ट इक्वेशन है। तो आज मैंने आपको नस्ट इक्वेशन को पहले निकलवाया थर्मोडायनेमिक्स के रिएक्शन आइसोथर्म पर, फिर उसको अप्लाई किया मैंने किसी सेल पर,
फिर उसको अप्लाई किया किसी सिंगल इलेक्ट्रोड पर और ऐसा अप्लाई किया कि किसी मेटल नॉन मेटल के सिंगल इलेक्ट्रोड पर पैदा होने वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नष्ट इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा उस वीडियो में हम बताएंगे कि नष्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करेंगे किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने पे। वो छोटा सा वीडियो होगा और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। और इसकी जो धन्यवाद, पहले एक बात और बतानी थी, जितने और वीडियो हमारे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए उसको, देखिए फिर आपको पूरा लेसन समझ में आएगा। धन्यवाद।